हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर। देखिए, हम पढ़ रहे थे अपना हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, व्यापार से साम्राज्य तक। ठीक है, इसके हम दो वीडियोस लास्ट कर चुके हैं। हमारी थर्ड वीडियो है इस चैप्टर की, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि इंग्लैंड के लोग जो हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, वो इंडिया में एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आए थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, व्यापार के साथ साथ एरियाज पे कब्जा करना स्टार्ट करा। लेकिन कैसे? ठीक है, हमने पहले क्या पढ़ा था कि उन्होंने पहले उनका इंटरेस्ट सिर्फ किस में था, व्यापार करने में था। लेकिन उनको पहले इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो क्या करे, किसी भी तरह के एडमिनिस्ट्रेशन को हाथ में लेने के लिए वो तैयार नहीं थे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इसके आगे कि जब बंगाल का नवाब तो वो बन चुके थे, आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि, और जो मुगल बादशाह थे उनसे उन्हें बंगाल की दीवानी मिल गई थी, जिसके बाद उन्हें बंगाल पे शासन करने का अधिकार मिल गया था, बंगाल से रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार मिल गया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कंपनी रूल एक्सपेंस। कंपनी अपना शासन जो है वो कैसे फैलाती है। ठीक है, कंपनी का फैलता शासन। देखिए, इफ वी एनालाइज द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 टू 1857। इफ वी एनालाइज मींस अगर हम देखते हैं उनका जो प्रोसेस था, प्रक्रिया थी। एनेक्सेशन का मतलब होता है कब्जा करना। ठीक है, तो उनका जो इंडियन स्टेट्स पर कब्जा करने का प्रोसेस था, अगर हम उसको एनालाइज करते हैं 1757 से लेके 1857 तक के बीच का। 1757 में क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था तब से। ठीक है, तो अगर हम उस प्रोसेस को एनालाइज करते हैं, 13 की एस्पेक्ट्स इमर्ज, तो हमें कुछ चीजें ऐसी पता लगती हैं, कुछ ऐसी बातें हमारे सामने आती हैं जो कि हम देख के समझ सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से अपना जो साम्राज्य है वो फैलाया। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। द कंपनी रियरली लॉन्च्ड अ डायरेक्टिव मिलिट्री अटैक ऑन एन अननोन टेरिटरी। देखिए, जो कंपनी थी वो क्या करती थी, किसी भी अनजाने स्टेट पर, ठीक है, या अनजान टेरिटरी पर एकदम सीधा मिलिट्री के साथ जाकर अटैक नहीं करते थे। ठीक है, उनका मानना ये था कि सीधा अटैक करने से कुछ नहीं होगा, तो वो क्या करते थे, थोड़ी सी अलग अलग मेथड यूज करते थे। ठीक है, जैसे कि पॉलिटिकल मेथड, इकोनॉमिक मेथड, डिप्लोमेटिक मेथड। ठीक है, कि राजनीति में घुसना, उनके आर्थिक स्थिति के बारे में जानकर। ठीक है, इस तरीके के मेथड को उन्होंने यूज किया किसी भी किंगडम को, किसी भी इंडियन राज्य को, भारतीय राज्य को अपने कब्जे में लेने के लिए। मतलब उन्होंने कभी भी किसी भी राज्य के ऊपर सीधा हमला नहीं किया कि वो मिलिट्री ले गए और हमला कर दिया, नहीं। उन्होंने क्या करा, अपने अलग अलग मेथड्स यूज किए, जैसे पॉलिटिकल मेथड यूज किया, इकोनॉमिक मेथड यूज किया, डिप्लोमेटिक मेथड यूज किया। ठीक है, पॉलिटिकल जैसे कि उन्होंने क्या करना, उनके राजनीतिक मामलों में दखल अंदाजी करनी शुरू कर दी, आर्थिक मामलों में। ठीक है, और कूटनीति यानी डिप्लोमेटिक कूटनीति समझते हो, कि अलग अलग तरीके की प्लानिंग प्लॉटिंग्स करना, उसके आधार पर उन्होंने क्या करा, ये जो अधिग्रहण करना है, कब्जा करने का जो प्रोसेस था, उन्होंने इस तरीके से अलग अलग इंडियन स्टेट्स को अपने कब्जे में किया। ठीक है, तो देखिए, बक्सर की लड़ाई आपको याद होगा, जो मीर कासिम के साथ हुई थी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 1764 में मीर कासिम के साथ बक्सर की लड़ाई हुई थी, जिसमें मीर कासिम हार गए थे और उसके बाद मीर जाफर को दोबारा से बंगाल का नवाब बना दिया गया था। लेकिन एक शर्त के साथ में कि उन्हें क्या करना पड़ेगा, 5 लाख रुपए जो है वो कंपनी को देने होंगे हर महीने। ठीक है, तो देखिए, इसमें बताया कि बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में क्या करे थे, रेजिडेंट को नियुक्त कर दिया था, रेजिडेंट को तैनात कर दिया था। ठीक है, जब बक्सर की लड़ाई हो गई थी, उसके बाद कंपनी ने क्या करा, अपने अपने रेजिडेंट्स होते हैं उनको इंडियन स्टेट्स में, भारतीय राज्यों में अपॉइंट कर दिया था। दे वर पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट एंड देयर जॉब वाज टू सर्व द फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। देखिए, ये जो थे कौन थे, ये रेजिडेंट कौन हुआ करते थे, ये रेजिडेंट जो हुआ करते थे, ये कंपनी के राजनीतिक और व्यवसायिक यानी पॉलिटिकल और कमर्शियल प्रतिनिधि हुआ करते थे। ठीक है, और इनका काम ये था कि वो क्या करते थे, कंपनी की रक्षा के लिए, कंपनी के इंटरेस्ट के लिए काम करते थे, कि कंपनी के व्यापार को किस तरीके से बढ़ाया जाए। और अगर उन्हें लगता है कि कुछ ऐसा हो रहा है जिससे कि कंपनी के इंटरेस्ट को हार्म हो सकता है, कंपनी के हितों को नुकसान हो सकता है, तो ये उन चीजों की देखरेख करते थे, उन पे ध्यान रखते थे कि किसी भी तरह से कंपनी का बिजनेस जो है वो अफेक्ट ना हो। ठीक है, अब जो रेजिडेंट कंपनी ने क्या करा, जो इंडियन स्टेट्स में रेजिडेंट्स लगाए थे,
ठीक है, इनको अपॉइंट किया था। इसके थ्रू उन लोगों ने क्या करा, जो भी इंडियन स्टेट्स थे उनके पॉलिटिकल अफेयर जो होते हैं, उनके जो राजनीतिक मामले थे, उनके बीच में दखल अंदाजी करना शुरू कर दिया। किनके सहारे? इन रेजिडेंट्स के सहारे। ये रेजिडेंट्स जो होते थे इंडियन स्टेट्स में वो होते थे, ठीक है, और इनको सब खबर रहती थी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो इनके थ्रू कंपनी ने क्या करा, इंडियन स्टेट्स के जो राजनीतिक मामले थे, पॉलिटिकल अफेयर जो थे, इंटरनल अफेयर जो थे उनके, उसमें दखल अंदाजी करना शुरू कर दिया। और बाद में उन्होंने ये डिसाइड करना शुरू कर दिया कि जैसे कि आपने बंगाल की स्टोरी देखी थी कि एक के बाद एक नवाब आए थे, कि उन्होंने पहले मीर जाफर को बनाया, फिर हटा दिया क्योंकि उन्होंने उनकी बातचीत मानने से मना कर दी थी, उनकी डिमांड्स पूरी मना कर दी थी करना। तो उसके बाद उन्होंने क्या करा था, मीर कासिम को बना दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने फिर क्या करा था, मीर जफर को दोबारा नवाब बना दिया था। तो इस तरीके से बाद में क्या हुआ, इन रेजिडेंट्स के सहारे उन लोगों ने इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया कि दे ट्राई टू डिसाइड हु वाज टू बी द सक्सेसर टू द थ्रोन, कि अब अगला जो है थ्रोन में सिंहासन, सिंहासन पर अगला कौन बैठेगा, कौन राजा बनेगा, ठीक है, और कब किसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो थे कंपनी ने क्या करा था, इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया था, और इस तरीके से डिसीजन जो है कंपनी लेने लग गई थी कि अब नेक्स्ट राजा जो है वो कौन होगा, ठीक है। समटाइम्स द कंपनी फोर्स द स्टेट्स इनटू अ सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। अब देखो कंपनी जो है ना एक नई पॉलिसी लेकर आई थी, ठीक है, जिसका नाम था सब्सिडरी अलायंस। ये उनकी कूटनीति में से एक डिप्लोमेटिक मेथड था उनका ये, ठीक है। एक कूटनीति में से ही एक ये नीति थी उनकी जिसका नाम था सब्सिडरी अलायंस। इसको हिंदी में हम कहते हैं सहायक संधि, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस को हिंदी में हम क्या कहते हैं, सहायक संधि। तो कंपनी ने कई बार कोशिश की इस चीज के लिए कि उन्होंने कई बार कंपनी ने कई सारी रियासतों के ऊपर ये सहायक संधि जो थी, ये सब्सिडरी अलायंस होता है, उसे जबरदस्ती थोप दिया था, ठीक है। कि अब जो रियासत के राजा है या जो भी रूलर है, उन्हें क्या करना पड़ेगा, इस सब्सिडरी अलायंस को मानना पड़ेगा, ठीक है। अब इस सब्सिडरी अलायंस के लिए वो इतना फोर्स क्यों करते थे, क्योंकि उसके लिए उसकी वजह से ना कंपनी को बहुत सारे बेनिफिट मिलते थे, ठीक है। और दूसरा क्या था कि कंपनी ने इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन थी हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सब्सिडी अलायंस में क्या था, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस अलायंस, इस नीति के टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स। देखिए जो शासक होते हैं उनके पास अपनी खुद की सेना होती है ना, जो उनकी रक्षा करती है, ठीक है। तो जो भी शासक इस सब्सिडरी अलायंस को अपना लेता था, मान लेता था, तो इसके टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग उस शासक को अपने पास इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स रखने की परमिशन नहीं थी, मतलब उसके पास अपनी स्वतंत्र सेना नहीं होती थी, ठीक है, जो उसके लिए काम करती थी, ठीक है। बल्कि उसकी वजह क्या होता था, दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, उनको कंपनी के द्वारा प्रोटेक्शन दी जाती थी, ठीक है, कंपनी के द्वारा प्रोटेक्शन दी जाती थी। मतलब इस सब्सिडी अलायंस को मानने के बाद जो भी शासक इस सब्सिडी अलायंस को मान लेता था, उसे क्या करना पड़ता था, अपनी जो स्वतंत्र सेना होती थी उसे छोड़ना पड़ता था। और देखिए शासक को सुरक्षा की जरूरत तो होती है, तो कंपनी उनसे कहती थी कि आपको कंपनी जो है वो सुरक्षा देगी, ठीक है, लेकिन बट हैड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्स, लेकिन आप जो ये सहायक सेना हमसे लेंगे, ठीक है, जो कंपनी उनको सहायक सेना देगी उनकी सेना के बदले, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये शासक हैं, जो भी रूलर थे, उनको क्या करना पड़ता था, कंपनी को उसके लिए पेमेंट करनी पड़ती थी, पे करना पड़ता था कि जो वो फोर्स रख रहे हैं अपने पास अपनी सुरक्षा के लिए, जो कंपनी की तरफ से उन्हें दी गई है, उसके लिए शासकों को उन्हें पे करना पड़ता था। इफ द इंडियन रूलर फेल्ड टू मेक द पेमेंट, देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वाज टेकन अवे एज पेनल्टी। अब क्या होता था, चलिए एक तो ये बात हो गई कि भाई शासकों को अपने पास अपनी खुद की सेना रखने का अधिकार नहीं होता था, उन्हें कंपनी की तरफ से सेना दी जाती थी जो उनकी रक्षा करती थी, ठीक है। और उसके बदले में शासकों को क्या करना पड़ता था, उन्हें पेमेंट देनी पड़ती थी। अब क्या होता था, जैसे कोई इंडियन रूलर जो है वो पेमेंट देने में फेल हो जाता था, या वो पेमेंट देने में चूक जाता था, नहीं दे पाता था पेमेंट, तो क्या होता था, कंपनी जो है उसका जो राज्य है, ठीक है, उस राज्य को अपने कब्जे में ले लेती थी सजा के तौर पर, कि तुमने पेमेंट नहीं करी, इसलिए अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपना जो टेरिटरी है, अपनी जो राज्य है, इसका इसका कुछ पार्ट, ये जो पूरा राज्य है वो उन्हें देना पड़ेगा,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन रिचर्ड वेलेजी वाज गवर्नर जनरल 1798 to 1805, the Nawab of Awadh was forced to give over half of his territory to the company in 1801. ठीक है, as he failed to pay the subsidiary forces. देखिए क्या हुआ था, ये जो हुआ था ना, ये जो सब्सिडरी अलायंस कहाँ से आया कंपनी में, जो अवध है ना, अवध के एक गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था रिचर्ड वैलेजी। ठीक है, तो रिचर्ड वैलेजी ने क्या किया था, सब्सिडरी फोर्स के नाम पर हैदराबाद और जो सॉरी अवध जो है, अवध के जो शासक थे उनसे ना उनका ये अवध का आधा हिस्सा जो है वो छीन लिया था। क्यों? क्योंकि वो क्या हुआ था, सब्सिडरी अलायंस के चलते हुए ये पेमेंट देने में चूक गए थे अवध के जो राजा थे उस टाइम पे। तो रिचर्ड वैलेजी ने क्या करा था, उनके आधे हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया था। तो रिचर्ड वैलेजी से ही प्रेरित होकर कंपनी ने क्या करा, ये सब्सिडरी अलायंस जो था अलग अलग राजाओं के ऊपर थोपना शुरू कर दिया कि जैसे जैसे राजा जो है पेमेंट करने में चूक जाएंगे तो क्या होगा, बिना लड़ाई झगड़े के उनका जो किंगडम है, जो राज्य है, वो अपने आप ही कंपनी के कंट्रोल में आ जाएगा। तो आपको समझ में आया कि उन्होंने सब्सिडी अलायंस को लगाया। देखिए जो राजा महाराजा है उनके पास भी इतना पैसा तो वो कहाँ से आएगा, रेवेन्यू से तो आता है। अब जो ये पेमेंट जाती थी, ये पेमेंट काफी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से एक ना एक दिन क्या होगा, जो राजा महाराजा है ये पेमेंट देने में चूक जाएंगे। ठीक है, और पेमेंट देने में जब चूक जाएंगे तो क्या होगा, उनका जो राज्य है वो ऑटोमेटिकली कंपनी के कब्जे में चला जाएगा। इसीलिए क्या करा कंपनी ने, ये सब्सिडरी अलायंस लाया ताकि वो क्या कर सके, धीरे धीरे बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना डायरेक्ट मिलिट्री को ले जाए, क्या कर सके, राज्यों के ऊपर अपना कब्जा जमा सके। ठीक है, हैदराबाद वाज आल्सो फोर्स्ड टू सीड टेरिटरीज ऑन सिमिलर ग्राउंड्स। और जो हैदराबाद है, हैदराबाद को भी कंपनी ने इसी तरीके से ही अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने क्या करा, हैदराबाद के जो शासक थे उनके ऊपर भी सब्सिडरी अलायंस लगा दिया था, और सब्सिडरी अलायंस को लगाने के बाद जब वो पेमेंट देने में चूक गए तो उन्होंने हैदराबाद को भी अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, तो आपने इसमें पढ़ लिया कि सब्सिडरी अलायंस में क्या क्या, पहले टर्म्स की कंडीशन बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि सब्सिडरी अलायंस के चलते हुए किसी भी शासक को अपने पास अपनी इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स रखने का, यानी अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं था। दूसरी बात, उन्हें कंपनी की तरफ से सुरक्षा प्रदान, उन्हें प्रोटेक्शन दी जाती थी, यानी कंपनी की तरफ से उन्हें सब्सिडरी फोर्स दी जाती थी। तीसरी बात, इस सब्सिडरी फोर्स के लिए जो शासक होते थे उन शासकों को पेमेंट करनी पड़ती थी। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट था आपका। फोर्थ पॉइंट में आप क्या लिखेंगे कि जो भी शासक इस पेमेंट को देने में फेल हो जाता था या इस पेमेंट को नहीं दे पाता था तो कंपनी क्या करती थी, उसके राज्य को अपने कब्जे में ले लेती। आपसे पूछा जा सकता है कि सहायक संधि की टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी। ठीक है, क्या सहायक संधि के अंदर क्या क्या नियम या शर्तें रखी गई थी, तो आपको ये चारों पॉइंट उसके अंदर एज इट इज ऐसे ही लिखने होंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आगे से। यहाँ पे आपको बताया गया है टीपू सुल्तान के बारे में, जिनकी यहाँ पे आपको एक पिक्चर भी दी गई है। टीपू सुल्तान को द टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? टाइगर ऑफ मैसूर, जिसे हिंदी में हम कहते हैं शेर आ मैसूर। ठीक है, तो देखिए टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे हम। द कंपनी resorted to direct military confrontation when it saw a threat to its political or economic interest. ठीक है, दिस कैन बी illustrated with the case of the southern Indian state of Mysore। यहाँ पे क्या है, देखो कंपनी को क्या हुआ था, जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर, यानी उनके जो पॉलिटिकल पावर थी और जो इकोनॉमिक था उसके ऊपर जब उन्हें खतरा नजर आया तो कंपनी ने क्या करा, डायरेक्ट टकराव का, यानी क्या, जैसे डायरेक्ट मिलिट्री को ले जाकर हमला करने का तरीका भी जो है वो अपनाया। ठीक है, दक्षिण भारतीय राज्य यानी साउदर्न इंडिया, ठीक है, राज्य मैसूर के उदाहरण से आप ये बात समझ जाओगे। यहाँ पे आपको जो बताया गया है टीपू सुल्तान के बारे में बताया गया है, ये कहाँ पर थे, भारत के साउदर्न पार्ट में, साउदर्न इंडियन, ठीक है, दक्षिण भारत की बात है ये। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि मैसूर हैड ग्रोन इन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर लाइक हैदर अली, रूल्ड फ्रॉम 1761 टू 1782। देखिए टीपू सुल्तान के जो फादर थे उनका नाम था हैदर अली। ठीक है, वो क्या थे, वो मैसूर के शासक थे। उनका शासन कब से रहा, 1761 से, यानी 1761 से लेकर 1782 तक हैदर अली जो थे वो मैसूर के शासक रहे।
एंड हिज फेमस सन, और बाद में उनके बेटे यानी टीपू सुल्तान जो थे उन्होंने क्या किया था, इसके ऊपर शासन किया था, जिसका नाम जिनका शासन कब से कब तक चला था, 1782 से लेके 1799 तक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो मैसूर था उसको एक शक्तिशाली, ठीक है, राज्य बनाने में सबसे बड़ा हाथ जो रहा वो किसका रहा, हैदर अली का, एंड देन उनके बेटे टीपू सुल्तान का। ठीक है, मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेज पेपर एंड कार्डियम। देखिए मैसूर जो था, मैसूर के कंट्रोल में ना एक ऐसा मालाबार जो तट था जिसका नाम था मालाबार तट। ठीक है, यहाँ ये ना काफी प्रॉफिटेबल तट था, यहाँ से बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाती थी कंपनी। ठीक है, तो ये जो तट था ये किसके कब्जे में था, मैसूर के कंट्रोल में था, ये मैसूर के कंट्रोल में आता था, नियंत्रण में आता था, जहां से कंपनी क्या करती थी, पेपर यानी काली मिर्च और इलायची खरीदा करती थी। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, जो मालाबार तट है ये मैसूर के राज्य में आता था, यानी मैसूर के कंट्रोल में था, और यहाँ पर से कंपनी क्या खरीदती थी, काली मिर्च और इलायची खरीदा करती थी। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, जो टीपू सुल्तान थे उन्हें ना ब्रिटिशर्स स्टार्टिंग से ही पसंद नहीं थे। ठीक है, उन्हें लगता था कि ब्रिटिशर जो है वो अच्छे नहीं है, या वो अच्छे नीयत के नहीं है, वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। उन्हें पुरानी कहानी तो पता ही थी कि उन्होंने कैसे कैसे करके एक करके वहाँ के जो अवध है, बंगाल है, इन सब पे किस तरीके से कब्जा किया है, तो वो उनको डिसलाइक करते थे। ठीक है, तो मैसूर उसके बाद क्या हुआ, इन 1785 में टीपू सुल्तान ने क्या करा, सैंडलवुड, पेपर, कार्डिमम, इन सबको ना, इन सबका एक्सपोर्ट जो है इस मालाबार तट से बंद कर दिया। क्या यहाँ से क्या होता था, ब्रिटिशर जो होते थे काली मिर्च, इलायची ये सब खरीदते थे और उन्हें अपने देश में भेज देते थे। ठीक है, तो टीपू सुल्तान ने क्या करा था, 1785 में उनके इस व्यापार को बंद कर दिया था अपने इस मालाबार तट से। ठीक है, उन्होंने उनका एक्सपोर्टेशन जो था सामान का यहाँ से वो बंद कर दिया। ठीक है, जिसके बाद अंग्रेजों को ये बात पसंद नहीं आई। ठीक है, एंड दिस अलाउ लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी, और जो उनके लोकल मर्चेंट्स थे ना, जो लोकल व्यापारी होते हैं जो ये सामान बेचा करते थे उस राज्य में, ठीक है, उन्होंने उनको भी अंग्रेज कंपनी के साथ जो है व्यापार करने से मना कर दिया। तो उन्होंने उनको क्लियर बोल दिया था कि आप कंपनी के साथ किसी भी तरह का कोई भी व्यापार जो है वो नहीं करेंगे। ठीक है, और ना ही इस मालाबार तट से उनका माल जो है वो क्या होगा, यहाँ से जाएगा। ठीक है, सैंडलवुड यानी चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची, इन सब के एक्सपोर्टेशन पे उन्होंने रोक लगा दी थी। ठीक है, टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। देखिए, जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने ना ब्रिटिशर्स की जगह जो फ्रेंच ट्रेडर्स थे, जो फ्रांस से आए हुए थे, फ्रेंच ट्रेडर्स जो थे, ठीक है, सॉरी, फ्रेंच ट्रेडर्स जो थे उनके साथ अपने रिलेशन मजबूत किए। ठीक है, उनका ब्रिटिशर्स के साथ अच्छे रिलेशन करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने किसके साथ अपने रिलेशनशिप अच्छे किए, फ्रेंच ट्रेडर्स के साथ में, और उनके साथ मिलकर अपनी जो आर्मी थी, जो सेना थी, उसको मॉडर्नाइज किया। ठीक है, उसका आधुनिकीकरण किया, मतलब कि जैसे जैसे मॉडर्न वेपन्स यूज हो रहे थे आगे आगे सेना के लिए, उन्होंने उनके साथ मिलकर अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया। ठीक है, उसका आधुनिकीकरण किया, और ब्रिटिशर्स के साथ व्यापार करने में उन्होंने कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। ठीक है, द ब्रिटिशर्स वर फ्यूरियस, दे सॉ हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस रूलर हु हैड टू बी कंट्रोल्ड एंड क्रस्ड। ठीक है, तो जो ब्रिटिशर्स थे उनको लगता था कि ये जो हैदर अली है और जो टीपू सुल्तान है ये काफी शक्तिशाली शासक रहे हैं और कंपनी को ये लोग जो है वो हरा सकते हैं। ठीक है, कंपनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अब जो अंग्रेज थे, जब टीपू सुल्तान ने ऐसा किया ना कि मालाबार तट से उनका माल जाना बंद कर दिया, अपने लोकल व्यापारियों को, जो लोकल मर्चेंट्स थे उनको कंपनी के साथ व्यापार करने से मना कर दिया, तो अंग्रेज जो थे ना एकदम आप बबूला हो गए थे गुस्से में कि अब तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा इस टीपू सुल्तान का। ठीक है, लेकिन वो ये चीज भी बहुत अच्छे से जानते थे कि जो टीपू सुल्तान है और जो हैदर अली रह चुके हैं ये बहुत ही घमंडी कह लो या बहुत ही खतरनाक टाइप के रूलर रहे हैं, और उन्हें लगता था कि ऐसे राजाओं को ना कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर उन्हें अपना शासन जो है लंबे समय तक करना है या अपना व्यापार जो है फैलाना है। तो इसी की वजह से उन्होंने क्या करा, टीपू सुल्तान के साथ 4 लड़ाइयां लड़ी। कितनी बार लड़ाई करी, 4 बार। ठीक है, उन चारों लड़ाइयों की डेट आपको यहाँ पे दी हुई है। पहली लड़ाई 1767 से 1769 तक चली,
दूसरी लड़ाई 1780 से लेके 1784 तक चली, तीसरी लड़ाई उनकी 1790 से लेके 1792 तक चली, और फिर चौथी लड़ाई उनकी हुई थी 1799 में। ठीक है, इन 3 लड़ाइयों में जो था वो जो हमारे टीपू सुल्तान थे वो उन्होंने ब्रिटिशर्स को हरा दिया था और वो जीत गए थे। लेकिन जो चौथी लड़ाई थी 1799 में, ओनली इन द लास्ट द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, सेरिंगपट्टनम, ठीक है, इसमें क्या था, टीपू सुल्तान जो थे वो हार गए थे, वो मारे गए थे। ठीक है, उसके पीछे का रीजन क्या था, देखिए 4 लड़ाइयां हुई थी टीपू सुल्तान के साथ। ठीक है, अब इस चारों लड़ाई में 3 लड़ाई तो वो जीत गए थे, लेकिन चौथी लड़ाई में वो मारे गए। टीपू सुल्तान was killed defending his capital. Mysore was placed under the former ruler dynasty of Wadiyas and subsidiary alliance was imposed on the state. देखिए, टीपू सुल्तान को चौथी लड़ाई में मार दिया गया और उसके बाद जो ये मैसूर था, देखिए आपको पता है कि अंग्रेज जो थे वो सीधा सीधा पहले किसी भी राज्य पे कब्जा करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। ठीक है, वो पहले व्यापार बढ़ाना चाहते थे और उसके बाद वो क्या चाहते थे कि जैसे सब्सिडी अलायंस हो गई या और कोई सी पॉलिसी वगैरह लगा के वो इस तरीके से राज्यों को अपने कब्जे में करते थे। ठीक है, तो जब टीपू सुल्तान मारे गए तो टीपू सुल्तान के मारे जाने के बाद वहां पे जो पुराने राजकाज करने वाले लोग थे ना, जो इनसे पहले रहे होंगे वोडियार, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, मैसूर की जो सत्ता थी वो उनके हाथ में दे दी। लेकिन सत्ता हाथ में देने के बाद उनके ऊपर क्या लगा दी, सहायक संधि लगा दी, ताकि वो क्या कर सके, अपनी इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स ना रख सके। उन्हें भी क्या हुआ, वही सब कंपनी की तरफ से प्रोटेक्शन दी गई और उसके लिए क्या करना पड़ता था, ये जो वोडियार थे इनको कंपनी को पेमेंट करनी पड़ती थी उस चीज के लिए, और अगर ये पेमेंट करने में चूक जाते तो मैसूर जो है वो डायरेक्टली वो इनडायरेक्टली अपने आप ही कंपनी के पास चला जाता। अब देखिए यहाँ पे जो टीपू सुल्तान मारे गए, इतने तेज होने के बाद भी, 3 लड़ाई जीतने के बाद भी, तब भी टीपू सुल्तान अंग्रेजों से हार गए। तो उसके पीछे का रीजन क्या था, देखिए कंपनी की फौजों को क्या था, हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हरा दिया था। ठीक है, लेकिन 1792 में मराठों और हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ गई थी। क्या हुआ था, टीपू सुल्तान जो थे उस वाली में उनको ना एक संधि करनी पड़ी थी, ट्रीटी करनी पड़ी थी। ठीक है, इस संधि के तहत उनके 2 बेटों को अंग्रेजों ने क्या करा था, बंधक के रूप में अपने पास रख लिया था। और मतलब क्या हुआ था, देखिए 1792 में जो मराठे थे और जो हैदराबाद के निजाम थे और जो कंपनी थी, ये तीनों ने ना अपना हाथ मिला लिया था। और उसके बाद क्या हुआ था, जब इन तीनों ने लगातार हमला किया उनके ऊपर, टीपू सुल्तान के ऊपर, तो टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के साथ एक संधि करनी पड़ी। ठीक है, और इस संधि के तहत उनके 2 बेटों को अंग्रेजों ने क्या करा था, अपने पास बंधक के रूप में, प्रिजनर के रूप में एक तरीके से रख लिया था। ठीक है, उसके बाद जो 1799 थे उसमें जो ये थे टीपू सुल्तान थे वो मारे गए थे। ठीक है, अपनी कैपिटल की रक्षा करते हुए, अपनी राज्य की राजधानी की रक्षा करते हुए। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे ना एक फैक्ट बताया हुआ है टीपू सुल्तान के बारे में कि टीपू सुल्तान को टाइगर ए मैसूर क्यों कहा जाता है। ठीक है, उन्हें शेर ए मैसूर क्यों कहा गया है, तो यहाँ पे एक कहानी बताई हुई है उसके बारे में कि टीपू सुल्तान हु बिकेम द रूलर ऑफ मैसूर इन 1782। टीपू सुल्तान जो थे वो मैसूर के शासक बने थे कब, 1782 में। इट इज सैड दैट वंस ही वेंट हंटिंग इन द फॉरेस्ट विद अ फ्रेंच फ्रेंड, वो अपने एक फ्रेंच फ्रेंड के साथ में क्या हुआ था, एक बार जंगल में गए थे शेर का शिकार करने के लिए। ठीक है, फ्रांसीसी दोस्त के साथ गए थे जंगल में शेर का शिकार करने के लिए। तभी क्या होता है, वहां पर ना अचानक से उनके सामने एक शेर आ जाता है और उनकी बंदूक जो होती है वो उनके खराब हो जाती है या साथ नहीं देती, एक तरीके से चलती नहीं है। और जो उनकी कटार होती है, जो हाथ में कटार रखते थे वो कटार जो होती है वो जमीन पर कहीं गिर जाती है। ठीक है, तो उसके बाद अब देखिए शेर सामने हो और डैगर यानी जो कटार है वो हाथ से गिर जाए। ठीक है, तो उसके बाद इंसान तो ये सोच ही लेगा ना कि वो तो गया। लेकिन जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने बिना किसी हथियार के उस शेर के साथ लड़ाई करी, तब तक लड़ाई करी जब तक वो अपनी कटार तक पहुंच नहीं गए। ठीक है, और जब वो कटार तक पहुंच गए, उस कटार तक पहुंचे क्या, शेर से लड़ते लड़ते उन्होंने उस कटार से उस शेर को मार दिया। तो बिना किसी हथियार के होते हुए भी वो शेर से लड़े, इसी वजह से उन्हें तब से क्या कहा जाने लगा, टाइगर ऑफ मैसूर यानी शेर मैसूर के नाम से उन्हें जाने जाने लगा, क्योंकि उन्होंने शेर से बिना किसी हथियार के लड़ाई की थी और फिर अपनी जान भी बचाई थी और अपने दोस्त की जान भी बचा ली थी।
ठीक है। अब यहाँ पे एक टॉय के बारे में बताया हुआ है, ये ना टीपू सुल्तान का टॉय है, ठीक है, जो अब इंडिया में नहीं है। ये विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम है लंदन में, वहां पर इसको रखा गया है। ये एक्चुअली एक मैकेनिकल टॉय है। इसमें क्या होता है, ये जो शेर है ना, ये एक ब्रिटिशर्स को यहाँ पे खा रहा है और उसमें से ना ब्रिटिशर्स के चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ बचाओ, मतलब सेव मी करके, इस तरीके से। तो ये टॉय जो है ये अब इंडिया में नहीं है। जब सुल्तान मारे गए थे, टीपू सुल्तान मारे गए थे, ठीक है, सेनापट्टनम की लड़ाई में, तो 4 मई 1799, डेट आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान जो थे वो मारे गए थे अपनी राज्य की राजधानी की रक्षा करते हुए। तो उसके बाद अंग्रेज जो थे वो इस टॉय को अपने साथ ले गए थे और ये इस टाइम कहाँ रखा हुआ है, विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम जो कि लंदन में है, वहां पर इस टॉय को उन्होंने रखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो थी टीपू सुल्तान की कहानी। अब हम आते हैं वॉर विद द मराठास। ठीक है, मराठास के साथ बारे में देखिए, फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी आल्सो सॉट टू कर्व एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठा पावर। देखिए, ये तो आपने पढ़ा कि टीपू सुल्तान को मरवाने के लिए या उनको हराने के लिए जो कंपनी थी, उन्होंने हैदराबाद के निजाम और मराठाओं के साथ में मिलकर हमला किया था, जिसके बाद जो टीपू सुल्तान थे उन्हें अंग्रेजों के साथ एक संधि करनी पड़ी थी और उनके 2 बेटों को जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या करा था, अपना बंधक बना लिया था। ठीक है, तो क्या होता कि अब जो कंपनी थी, कंपनी को लगने लगा कि अब जो मराठा है, ठीक है, इनकी पावर को भी ना कंट्रोल में करना पड़ेगा। उन्हें लगने लगा था कि या तो इनकी पावर को कंट्रोल करना पड़ेगा या फिर इनको खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे पहले क्या हुआ था, 1761 में कंपनी सॉरी मराठाओं की ना एक लड़ाई हुई थी एक अफगानी शासक थे उनसे। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था, उनका ना एक सपना था मराठास का कि पानीपत की लड़ाई हुई थी, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थर्ड बैटल ऑफ 1761। ठीक है, इसमें मराठाओं का सपना ये था कि वो क्या चाहते थे, दिल्ली के ऊपर कंट्रोल करना चाहते थे, उसको अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे, क्योंकि दिल्ली जो है वो सेंट्रल पार्ट है और अगर सेंट्रल में अपना कब्जा हो तो हर जगह कंट्रोल करना आसान होता है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ था इस बार, इसमें वो उनका जो सपना था वो चूर चूर हो गया था। ठीक है, इस लड़ाई के बाद, और वो दिल्ली जो थी उनकी कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ्स। सरदार बिलोंग टू डायनेस्टी सच एज सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले। उसके बाद जो मराठास थे वो अलग अलग स्टेट्स में बट गए थे। ठीक है, अलग अलग सरदारों के अधीन में अलग अलग सरदार हुआ करते थे जिनकी अपनी अपनी डायनेस्टी थी, जैसे कि सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले। ठीक है, यहाँ पे पढ़ लीजिए कि जो राज्य, जो उनका सपना था दिल्ली के ऊपर शासन चलाने का, वो तो उनका सपना टूट गया था। उसके बाद जो मराठास थे वो कई सारे स्टेट्स में यानी राज्यों में बट गए थे और इन राज्यों को अलग अलग बागडोर, उनकी राज्यों की जो बागडोर थी वो सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों यानी डायनेस्टी में के हाथों में थी। और ये सारे जो थे वो एक सरदार थे, इनके एक सरदार थे पेशवा, जो इनका प्राइम मिनिस्टर कह लो एक तरीके से, वो होते सर्वोच्च सुप्रीम मिनिस्टर कह लो। ठीक है, उनके अंतर्गत एक कॉन्फिडेंस यानी राज्य मंडल के सदस्य हुआ करते थे और इस इनका मतलब जो पेशवा थे ये इन सबके लिए, इनके लिए काम किया करते थे। ठीक है, एक कॉन्फिडेंसी के रूप में, राज्य मंडल के सदस्य के रूप में। ठीक है, अब पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता है। जो पेशवा होते हैं वो क्या होते हैं, इनके हेड होते हैं एक तरीके से। ठीक है, इन सबकी जैसे ये अलग अलग राज्य जो बटे हुए थे, इनके जो हेड थे वो कौन थे, पेशवा थे। ठीक है, जो पुणे में रहा करते थे। ठीक, उसके बाद इनमें इसमें 2 मेन उनका नाम बताए हुए हैं जो आपके 2 मेन मराठा सोल्जर्स रह चुके हैं, एक तो महादजी सिंधिया, एक नाना फडणवीस। ये जो थे 2 फेमस मराठा सोल्जर थे, ये आपको नाम ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब तो ये आपको क्लियर हुआ है कि पानीपत की लड़ाई जो हुई थी 1761 में, उसके बाद जो मराठाओं का सपना था दिल्ली के ऊपर शासन, दिल्ली से शासन करने का, वो शासन जो सपना था उनका वो तो चूर चूर हो गया था। और उसके बाद क्या हुआ था कि वो अलग अलग डायनेस्टीज के बेस पर अलग अलग स्टेट्स में बट गए थे, जैसे कि आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे, कौन कौन से डायनेस्टी, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले। ठीक है, 4 राजवंशों के उसमें बट गए थे और इनके एक हेड हुआ करते थे। ठीक है, जिनको हम क्या कहते थे, पेशवा कहते थे। ठीक है, और ये पेशवा कहाँ रहते थे, पुणे में रहते थे। ठीक है, अब the Marathas were subdued in a series of war। अब जो मराठास थे, ठीक है, उनको ना सबड्यूट कर दिया गया था
सीरीज ऑफ वॉर्स, यानी उनके साथ बार बार युद्ध करके उनको हरा दिया गया था। ठीक है, वो हार चुके थे बार बार युद्ध करते करते। ठीक है, इन दी फर्स्ट वॉर, तो उनके कई सारे वॉर हुए थे कंपनी के साथ में। ठीक है, तो इन दी फर्स्ट वॉर दैट एंडेड इन 1782, तो पहला वॉर जो हुआ 1782 में हुआ एंड विद द ट्रीटी ऑफ सलवाई, तो उनके उनके ना एक संधि के साथ में, सालभाई संधि के साथ में उनका जो ये युद्ध था, ये पहला युद्ध खत्म हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मराठाओं का कंपनी के साथ कई सारे युद्ध हुए। ठीक है, और इन युद्धों की वजह से मराठाओं को अपने घुटने टेकने पड़े। ठीक है, तो जो पहला युद्ध हुआ था वो 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ था। मतलब उन लोगों ने कुछ सेटलमेंट कर लिया था इस सालबाई संधि के अकॉर्डिंग, और जिसके बाद क्या हुआ था, ये युद्ध जो था पहला युद्ध वो खत्म हो गया। इसमें ना कोई पक्ष जीता था ना कोई हारा था, उन्होंने कुछ अपने आप ही सेटलमेंट कर लिया था ताकि वो युद्ध खत्म हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फिर उनका दूसरा युद्ध हुआ, द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, जो कि कब हुआ था, 1803 से लेकर 05 यानी 1803 से लेकर 1805 तक के बीच में हुआ था। ठीक है, रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश गेनिंग ओडिशा एंड द टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली। जब ये दूसरा युद्ध हुआ, तो इस दूसरे युद्ध के रिजल्ट क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ओडिशा को और उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों को, जैसे आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, इनको अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है, फिर इनका तीसरा युद्ध हुआ, फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ऑफ 1817 टू 90। फिर तीसरा युद्ध कब हुआ, 1817 से लेके 1819 तक में, और क्रश द मराठास पावर। इस युद्ध में उन्होंने मराठाओं की जो पावर थी, जो मराठाओं की पावर थी उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया या खत्म कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पहला युद्ध तो सालभाई संधि के साथ खत्म हुआ था, जिसमें ना तो कोई जीता था ना कोई हारा था। दूसरा युद्ध जब खत्म हुआ तो उसका नतीजा ये हुआ था कि उड़ीसा और यमुना के जो उत्तर के एरियाज हैं, जैसे कि आगरा और दिल्ली, ये अंग्रेजों के कब्जे में चले गए थे। और फिर तीसरा युद्ध जो हुआ था 1817 से लेकर 1819 तक, उसमें क्या हुआ था कि जो मराठा है उनकी ताकत जो थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई थी, और जो उनके पेशवा थे जो पुणे में रहा करते थे उन्हें हटाकर कानपुर के बिठूर में भेज दिया गया था। ठीक है, अब जो पेशवा थे वो इनके हेड नहीं रहे थे, उनको हटा दिया गया था वहां से, और उनको कहाँ भेज दिया गया था, कानपुर के बिठूर। कानपुर में एक जगह है बिठूर, वहां पर उन्हें भेज दिया गया था पेंशन पर, कि आप वहां जाकर रहिए और अब आपको कंपनी की तरफ से पेंशन मिलेगी, आप उससे अपना काम चलाइए। ठीक है, अब क्या हुआ, अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था, यानी जो कंपनी है वो अपना पूरा इस हिस्से पे कंट्रोल कर चुकी थी। ठीक है, तो अब आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आज मैंने आपको टीपू सुल्तान के बारे में बताया, सहायक संधि के बारे में बताया। ठीक है, और इसके बारे में मराठास के बारे में बताया कि मराठास की पावर को उन्होंने कैसे कंट्रोल में किया। तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि इस चैप्टर की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन में आपको कुछ ना कुछ अलग बताया हुआ है। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िए, उसे याद करिए, फिर हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।